नमस्कार साथियों। जो कल की क्लास थी उसको रेगुलर कर रहे हैं हम। राज्यपाल और राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान थे उनको अपने कंप्लीट कर लिया। आज जो हम करने जा रहे हैं राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियों को हमने पिछले वीडियो में देख लिया। पिछला वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को। मैंने आपको बताया था कि हम राज्यपाल की शक्तियों को 5 प्रकार से पढ़ेंगे। कार्यकारी शक्तियों को अलग से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में विधायी शक्तियां जो कि आज पढ़ेंगे, फिर कल वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, और फिर उसके अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां। कौन कौन सी शक्तियां हैं फिर से देखो। कार्यकारी शक्तियां जो मैंने कंप्लीट करवा दी। इसके बाद में विधायी शक्तियां जिसको आज पढ़ेंगे। विधायी शक्तियां विधानमंडल अर्थात कानून बनाने को लेकर के जो जो शक्तियां राज्यपाल के पास में है उन सभी शक्तियों को हम विधायी शक्तियों के नाम से जानते हैं, उनको आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियां, वित्तीय, उसके बाद में पढ़ेंगे न्यायिक, और लास्ट में पढ़ेंगे हम स्वविवेकीय शक्तियां। स्व विवेकीय शक्तियां। यहाँ कार्यकारी शक्तियों में मैंने अनुच्छेद 164, 166, 167, इसके अलावा फिर जो है 243 आई वाई और जो भी नियुक्तियां थी बहुत सारी, उनसे रिलेटेड नियुक्तियों के बारे में भी आपको बताया था। विधायी शक्तियों में हम कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ। 171, 174, 175, 176, 180, 192, 200 और 213, इन अनुच्छेदों पढ़ेंगे जो है राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत। वित्तीय शक्तियों में कौन कौन से पढ़ेंगे? 151, 198, 202, 203, 243 और 267 को अपन राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में पढ़ेंगे। न्यायिक शक्तियों में कौन कौन सी पढ़ेंगे? 217, 219, 233, 234 और एक है 161। इनको अपन न्यायिक शक्तियों में पढ़ेंगे। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तो इनको फिर अलग से एक क्लास होगी उसमें देखेंगे। आज देख रहे हैं हम राज्यपाल की जो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों की मैं बात करूं, मैंने बताया आपको विधानमंडल से या फिर विधानमंडल से संबंधित जो शक्तियां, कानून बनाने को लेकर के राज्यपाल के पास जितनी शक्तियां होती हैं उनकी बात करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि अपने यहाँ संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में 2 प्रमुख होते हैं। एक वास्तविक प्रमुख होता है जिसको अपन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं। संवैधानिक प्रमुख जिनके नाम से काम होते हैं उसको अपन राज्यपाल बोलते हैं। यहाँ जितने भी शक्तियां राज्यपाल के पास में है, स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़ दें तो बाकी सारी शक्तियों का प्रयोग वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। इसका मतलब है कि उनका खुद का विवेक इसमें ज्यादातर मायने नहीं रखता है। जो फैसला मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ले लिया गया है उसी फैसले पे उनको सिग्नेचर या फिर हस्ताक्षर अपने करने होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में भी आपको मान के चलना है कि जितनी सारी शक्तियां हैं वो सारे फैसले किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा। राज्यपाल का काम इतना है केवल कि वो उस पर साइन कर दे, उसके नाम से वो शक्तियों का प्रयोग हो रहा है। यहाँ सबसे पहले मैंने विधायी शक्तियों की बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था अनुच्छेद 171 की बात है। 171 क्या है? अनुच्छेद 171 को आपको समझने के लिए अपन थोड़ा सा चलते हैं कि विधानमंडल, केंद्र में जिस प्रकार संसद होती है, संसद का काम है कानून बनाना। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में डायरेक्ट लोग चुनते हैं एमपीज को, जबकि राज्यसभा में जो है इनडायरेक्ट तरीके से निर्वाचित होकर जाते हैं एमपीज। तो यहाँ अपन बात करें जिस प्रकार केंद्र में है उसी प्रकार राज्यों में भी विधानमंडल है जो कानून बनाता है। विधानमंडल 2 सदन का भी हो सकता है, 1 सदन का भी हो सकता है। 28 राज्य हैं, 1 सदन सभी में होता है जिसको अनिवार्य सदन बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा सभी में होगा, लेकिन कुछ यानी कि 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी है। ये जरूरी नहीं है कि विधान परिषद सभी में हो। तो विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो इनडायरेक्टली चुन के जाते हैं। उनके जो है अपन विधानसभा और विधानमंडल को पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि अनुच्छेद 171 में राज्यपाल को पावर होती है, और राज्यपाल माने मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद डिसाइड कर लेते हैं, नाम से इनके से ये होता है। तो राज्यपाल को क्या पावर होती है? राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। फिर से समझेंगे कि विधान परिषद में न्यूनतम अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में। विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 1/3, यानी कि राजस्थान में जैसे 200 सदस्य हैं तो अधिकतम यहाँ 66 सदस्य विधान परिषद में हो सकते हैं। 66 का 1/6 यानी कि 11 सदस्यों को राजस्थान का राज्यपाल अपने यहाँ जो है मनोनीत कर सकता है। तो ये वाली जो चीज है वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद फैसला लेती है कि इन 6 सदस्यों को आपको नाम निर्देशित करना है, मनोनीत करना है, राज्यपाल आदेश निकाल देता है। 171 क्या है? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 174 एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सत्रों को लेकर के है। सत्र, अब सत्र क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। जब सरकार निर्वाचित होती है तो सरकार खुद से कुछ फैसले नहीं लेती, और सरकार का मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सारे फैसले अकेले नहीं ले सकते। बिलों को जो पारित करना हो, कोई कानून बनाना हो तो उनको विधानसभा में जाना पड़ता है, विधानमंडल में जाना पड़ता है। विधानमंडल के मैंने बताया 2 सदन होते हैं, कईयों में 1 सदन भी होता है, ज्यादातर में 1 सदन यानी कि विधानसभा ही है। तो यहाँ 174 की बात करें
तो पूरे साल विधानसभा नहीं चलती, विधानमंडल नहीं चलता, साल में 3 बार चलता है, जिनको अपन शुरुआत का जो सत्र होता है फरवरी मार्च में चलता है उसको बजट सत्र, जुलाई अगस्त में चलता है मानसून सत्र, और नवंबर दिसंबर में चलता है शीतकालीन सत्र। इनमें खूब सारी बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, वाद विवाद होता है, फिर खूब सारे जो बिल लाए जाते हैं उनमें से कुछ पास होते हैं, कुछ पास नहीं हो पाते हैं। तो इनके द्वारा जो सत्रों के माध्यम से कानून या फिर अधिनियम पारित होते हैं। तो ये जो सत्र होते हैं, सत्र आप समझ गए होंगे, बैठक करने के लिए जो बुलावा दिया जाता है, बैठक को समाप्त करने का कार्य किया जाता है, ये सारे राज्यपाल के नाम से होते हैं। सत्र को बुलाना, सत्र बुलाना, सत्र को बुलाना तो इसको कहते हैं अपन सत्राहूत, सत्राहूत, सत्र को आहूत करता। सत्र को समाप्त करना, इसको बोलते हैं अपन सत्रावसान। क्या बोलते हैं? सत्रावसान। और जब राज्यपाल को लगे या फिर मुख्यमंत्री को खुद को भी लगे कि मेरे पास में अब इतना बहुमत नहीं है कि सरकार चला सकूं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को मिला के इतना बहुमत नहीं है, और वो अगर खुद भी नहीं चाहे तो राज्यपाल ये फैसला स्वविवेक वाली शक्तियों में अपन देखेंगे, तो कुल मिला के वो सत्र को बुला भी सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है, और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। विधानसभा जब भंग हो जाती है, विधानसभा जब भंग हो जाती है, इसका मतलब है कि अब चुनाव दोबारा होंगे। विधानसभा को भंग करना ये 174 में है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, सत्राहूत 174 एक में है, सत्रावसान 174 2 क में है, और विधानसभा को भंग करना 174 2 ख में है। यह आपको ध्यान रखना है। सत्राहूत 174 1, सत्रावसान 174 2 क, विधानसभा को भंग करना 174 2 ख। जनरली सारे काम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे, बुलाने का काम भी, समाप्त करने का काम भी, और विधानसभा को भंग करने का काम भी। लेकिन ये फिर खुद की मर्जी से भी कर सकता है, स्वविवेकीय शक्तियों में इनको देखेंगे। मेरे हिसाब से तीनों चीज समझ में आ गई होगी। अगला पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175। यहां आपको जो सत्राहूत की बात है इसको ध्यान रख लेना। इसके बारे में जो सूचना है प्रत्येक एमएलए को, विधानसभा का सदस्य कौन होता है? एमएलए। एमएलए को सूचना देनी पड़ेगी कि भैया सत्र बुलाया जा रहा है। तो इसकी सूचना विधानसभा में एक सचिव बैठते हैं, सचिव आईएएस स्तर के होते हैं, उनका काम है 21 दिन पहले सत्राहूत की सूचना, सत्र बुलाने की सूचना, सत्र जिस दिन शुरू होगा उससे 21 दिन पहले प्रत्येक सदस्य को सूचना भिजवाने का कार्य कौन करता है? सचिव करता है। किसका सचिव? विधानसभा का सचिव। कौन होता है? आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। 175 में इनको राज्यपाल को अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का अधिकार। 175 आपको ध्यान रखना है, इसमें अधिकार है राज्यपाल के पास में कि वो अभिभाषण कर सकता है और संदेश भेज सकता है। कहां अभिभाषण कर सकता है, कहां संदेश भेज सकता है? तो विधानमंडल में। कहां पे? विधानमंडल को। मैंने बताया आपको विधानमंडल एक सदन वाला भी हो सकता है, 2 सदन वाला भी हो सकता है। राजस्थान में यह एक सदन का है। एक सदन जिसमें होगा उसको अनिवार्य सदन बोलते हैं। अनिवार्य सदन मतलब विधानसभा। अगर 2 सदन है तो दूसरा सदन विधान परिषद, विधानमंडल बोलते हैं। विधानसभा अकेले सदन को भी विधानमंडल इसलिए बोलेंगे कि एक ही सदन है। तो इन जो कानून बनाने के लिए संस्था जिम्मेदार है उसको विधानमंडल बोलेंगे। तो अभिभाषण, अगर 2 सदन है तो दोनों सदनों को में अलग अलग अभिभाषण कर सकता है राज्यपाल, और उसकी इच्छा है कि दोनों को एक साथ बैठा के, एक साथ बुला के भी वो अभिभाषण दे सकता है। उसको कुछ बात अपनी रखनी हो तो वो इसकी सूचना दोनों सदनों को देगा और ये बताएगा कि भैया मैं कुछ बात रखने जा रहा हूँ तो आपको उपस्थित होना है। और फिर वहाँ जो अभिभाषण देगा तो उसमें जो गणपूर्ति की वो अपेक्षा भी करेगा कि लोग आएंगे, मेरी बात को सुना जाएगा। अभिभाषण का अधिकार है। दोनों सदनों में अगर कोई बिल बहुत दिनों से लंबित है तो उसके बारे में भी वो उनको संदेश भेज सकता है कि इस पर आप विचार करो, और विचार करके और इस बिल को जल्दी से जल्दी, इस बिल के ऊपर फैसला लो, कानून पारित करो। अगर बनाना है तो कानून जल्दी बनाओ, नहीं बनाना है तो इसको डिसमिस करो। जो भी फैसला हो जल्दी लो। तो अभिभाषण का और संदेश भिजवाने का जो है अधिकार 175 में है। 176 में भी यही अभिभाषण का अधिकार। लेकिन यहां थोड़ा सा एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, विशेष अभिभाषण का। कौन से अभिभाषण का? यहां अभिभाषण यहां साल में कभी भी जा सकता है, कभी भी अभिभाषण के लिए सूचना जो है उनको भिजवा सकता है, कभी भी बुला सकता है, अपना भाषण दे सकता है। लेकिन विशेष अभिभाषण किसको बोलेंगे? अगर सरकार नई बनी है, विधानसभा के जस्ट चुनाव हुए हैं, तो चुनाव के बाद पहला अभिभाषण और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र। और प्रथम सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। नॉर्मली साल का पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। क्यों होता है? फरवरी मार्च में होता है। तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र से पूर्व अभिभाषण।
फिर से ध्यान रखना, ये दोनों अभिभाषण विशेष अभिभाषण है। चुनाव के बाद पहला अभिभाषण जो 5 साल में एक बार ही होगा, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र से पूर्व का अभिभाषण यानी कि 5 साल में 5 बार होगा। इनको बोलेंगे विशेष अभिभाषण, जो कौन से अनुच्छेद में आएंगे, अनुच्छेद 176 में। और उसके अलावा इनके अलावा जो भी अभिभाषण है उनको साधारण अभिभाषण यानी कि 175 में आएगा। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला चलते हैं 180। अनुच्छेद 180 में क्या अधिकार है राज्यपाल के पास में? राज्यपाल का यह अधिकार भी विधानमंडल से संबंधित है। और राज्यपाल का जो यह अधिकार है विधानमंडल का, इसमें यह है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त है। देखो, अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होगा, और अगर उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो फिर क्या है, पद रिक्ति की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। अनुपस्थिति में तो क्या है कि विधानसभा के सदस्य खुद से किसी एक आदमी को बैठा लेंगे वहां पे पीठासीन अधिकारी के रूप में, और फिर वो है अगर अनुपस्थित है तो। लेकिन पद रिक्त है, यहाँ रिक्ति की बात कर रहा हूं मैं, पद रिक्त है अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का दोनों का, तो फिर अध्यक्ष की नियुक्ति उस टाइम अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल टेम्परेरी, वैसे तो फिर एक को चुना जाएगा, वैसे चुनाव होगा यह है, लेकिन अगर बैठक हो रही है और बैठक के दौरान अगर जरूरत पड़ गई अध्यक्ष की तो उस दौरान राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। उनमें से किसी एक को जो है राज्यपाल अध्यक्ष बना दिया जाएगा। फिर से सुन लेना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राज्यपाल को पावर है कि उस दौरान जो है टेम्परेरीली वो किसकी व्यवस्था कर सकता है, अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। पूछ लिया जाता है कि 100 कौन से अनुच्छेद के तहत है। अगर अनुपस्थित है तो मैंने बताया अनुपस्थित में पहले से पैनल बना हुआ होता है। अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो फिर पैनल में 4-5 सदस्य जो भी होते हैं वो करेंगे। वो भी अनुपस्थित हैं तो विधानसभा जो के सदस्य हैं, सदस्यों द्वारा अपने में से एक को बैठा दिया जाता है और वहां यह व्यवस्था कर ली जाती है बैठक की जो है अध्यक्षता करने के लिए। 180 मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 192। 192 भी इंपॉर्टेंट है। 192 में 2 बातें हैं। एक तो बात है 192 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 191 के अनुसार। अब ये फिर क्या है 191? तो देखो 191 में 1 और 2 है। एक में क्या है, एक में यह है कि राज्यपाल के तो उनको हटाने का काम ये फिर या फिर वो अयोग्य है या नहीं है इसका निर्णय लेने का काम 192 1 के तहत किसका है, राज्यपाल का। तो देखो 191 1 के अनुसार अयोग्यता का निर्णय, किसकी अयोग्यता का निर्णय, एमएलएस, किसकी, विधानसभा सदस्यों की, कि भैया कोई जो है कोई एमएलए अयोग्य है या नहीं है इसका फैसला राज्यपाल करेगा। 192 में 191 1 के अनुसार। देखो 191 1 में क्या अयोग्यताएं हैं। अगर कोई सदस्य लाभ का पद ले ले, कोर्ट उसको कह दे कि ये पागल हो गया या दिवालिया हो गया या फिर ये जो है इसकी कोई और जो है संसद द्वारा बनाई गई विधियों का जो है उसके अंतर्गत ये जो अयोग्य हो गया, तो 191 1 में है। 191 2 में अगर कोई दल बदल के अनुसार हो जाता है तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के अनुसार करता है, तो 192 के अनुसार करता है। अयोग्यता कौन से में दी गई है, 191 में। फिर से सुनना, 192 में राज्यपाल डिसीजन लेता है कि अयोग्य है कि नहीं है कौन, विधानसभा सदस्य। किसके अनुसार, 191 के अनुसार। 191 में अयोग्यताएं किसकी, विधानसभा सदस्यों की। 192 में राज्यपाल को शक्ति है क्या कि वो 191 के अनुसार अयोग्य है या नहीं है। तो इनको 2-3 बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 191 में अयोग्यताएं हैं, 192 में राज्यपाल को पावर है कि वो 191 के अनुसार अयोग्य है या नहीं है इसका फैसला ले। 191 2 में 192 2 में क्या ये फैसला जो ये जो है निर्णय लेगा वो किसकी उसमें राय किसकी लेगा, वो तो राय लेगा निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की। और निर्वाचन आयोग कौन सा, राज्य का नहीं, राज्य का निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों का चुनाव थोड़ी करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन की राय से क्या लेगा, निर्णय। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको 192 में क्या पावर है। सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल लेगा, किसकी राय से लेगा, निर्वाचन आयोग की, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की राय से। अब चलते हैं अनुच्छेद 200 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार 2025 में सुर्खियों में भी बना रहा बहुत ज्यादा। किस वजह से बना रहा, बात करेंगे एक बार। देखो अनुच्छेद 200 है, एक अनुच्छेद 201 है, दोनों में क्या अंतर है बात करेंगे।
अनुच्छेद 200 में विधानमंडल यानी कि विधानसभा या तो अकेला या विधानसभा विधान परिषद 2 सदन वाला या 1 सदन वाला विधानमंडल जब किसी कानून को पारित कर देता है, अधिनियम को पारित कर देता है, तो वो अधिनियम नहीं बन जाता तब तक राज्यपाल उस पर साइन नहीं कर दे तब तक। तो 200 में राज्यपाल के पास पावर है कि वो जब विधानमंडल से कोई अधिनियम पारित होकर जाता है तो वो राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है, या तो उस अधिनियम को स्वीकृति दे दे, स्वीकृति का मतलब अपने साइन कर दे, स्वीकृति दे। दूसरी पावर है अपना निर्णय सुरक्षित रखे, सुरक्षित का मतलब है कि इसमें मना भी कर दे, रोक के रख ले, सुरक्षित रखे। या तो डायरेक्ट मना कर दे, तो डायरेक्ट मना किसमें, देखो बिल 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी बिल और निजी बिल। मंत्रियों के द्वारा लाए गए बिल को सरकारी बिल कहते हैं, और मंत्रियों के अलावा विपक्ष के द्वारा या फिर अन्य सदस्यों द्वारा लाए गए बिल को अपन कहते हैं निजी बिल। तो निजी बिल के बारे में मुख्यमंत्री राज्यपाल किसकी राय से काम करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की राय से। तो निजी बिल के बारे में अधिकतर मना कर देते हैं कौन, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो वो उनको रोक लेता है या फिर उसमें मना कर देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए पे वो स्वीकृति देता है या फिर वो क्या करता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के निर्णयार्थ भेज सकता है। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, तो इसमें अपना निर्णय सुरक्षित रख लेता है, यानी कि उसमें मना भी कर सकता है, उसको रोक के भी रख सकता है। तीसरी बात क्या है, तीसरी पावर क्या है इसके पास, स्वीकृति दे, अपना निर्णय सुरक्षित रखे। तीसरी पावर है पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दे। अब ये चारों बात है, क्या क्या है भैया, स्वीकृति दे दे, अपना निर्णय सुरक्षित रख ले, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दे। राष्ट्रपति के विचार के लिए उन जो है उन बिलों को भेजेगा जो या तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, हाई कोर्ट की शक्तियों में कमी कर रहे हो, या फिर नीति निदेशक तत्वों से संबंधित हो, या फिर जो है देश की एकता अखंडता के लिए कोई खतरा उत्पन्न करने वाला अधिनियम हो, ऐसी चीजों को राष्ट्रपति के लिए भेज देगा। शुरू के दोनों ये तो वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, स्वीकृति देनी होगी और अपना निर्णय सुरक्षित रखना होगा। स्वीकृति खुद के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा लाए गए बिलों को स्वीकृति देगा। उनके अलावा जो बिल दूसरे लोग लेके आ रहे हैं तो वो उसको कह सकते हैं मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की इसको पास नहीं करना है, इस पर साइन नहीं करना है, इसलिए इसको आप रोक लो और मना कर दो, या तो या अपने पास में रोक लो। मना करने वाली चीज को कहते हैं आत्यंतिक वीटो, पूर्णतः मना कर देना, इसको आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। जब राज्यपाल किसी बिल के बारे में मना कर दे तो इसको अपन आत्यंतिक या पूर्ण वीटो कहते हैं। जब मना तो नहीं करे लेकिन उसको लौटाए भी नहीं, उसको स्वीकृति भी नहीं दे, राज्यपाल के पास भी नहीं भेजे, अपने पास रख के बैठ जाए, इसको अपन कहते हैं जेबी वीटो। और तीसरा पुनर्विचार के लिए भेजे तो इसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। तो ये राज्यपाल के पास पावर कौन से में है, 200 में है, अनुच्छेद 200 में है। तो राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल भेज दे किसी बिल को, तो इसमें फिर राज्यपाल की भूमिका खत्म हो जाती है, फिर उसमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। फिर राष्ट्रपति के पास पावर है, जो राष्ट्रपति के पास पावर कौन से में है, 201 में है। आपको फिर से ध्यान रखना है, अनुच्छेद आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजने के लिए पावर कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में है, 200 में। राष्ट्रपति के पास में राज्यों के संबंध में राज्यों से संबंधित बिलों के संबंध में क्या पावर है, पावर कौन से अनुच्छेद में है, तो 201 में है। क्या क्या पावर है राष्ट्रपति के पास, स्वीकृति दे दे। यहां देखो राज्यपाल की शक्ति है, 200 में किसकी शक्ति है, राज्यपाल की शक्ति किसी बिल के संबंध में। 201 में राष्ट्रपति की शक्ति, स्वीकृति दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है रोक कर रखे। इसमें मना करना या रोक के रखना, यानी कि आत्यंतिक वीटो या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 200 और 201 मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा था कि राज्यपाल, कई राज्यों में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। इसका मतलब कई राज्यों में सरकार दूसरे पार्टी की है, तो राज्यपाल तो जो है केंद्र सरकार का बनाया हुआ है, पार्टी की दूसरी की सरकार है, तो विरोधाभास होगा। तो सरकार के द्वारा जो बिल लाए जाते हैं उनको राज्यपाल या तो बहुत समय के लिए ऑटोमेटिक खुद के पास रख के बैठ जाता है, या फिर राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज देता है, तो राष्ट्रपति रोक के रख लेता है, या फिर जो है मतलब कुल मिला के वो अधिनियम पारित नहीं हो पाता। तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई ऐसी सरकारें जैसे केरला की, कर्नाटक की, पंजाब की, इसकी पश्चिम बंगाल की, तो ये सरकारें कोर्ट में चली गई कि हम तो अधिनियम पारित कर रहे हैं बड़ी मशक्कत से। राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय उसको रोक के बैठ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी भी जो है बिल पे एक महीने में निर्णय लेगा, राष्ट्रपति 3 महीने में निर्णय लेगा,
तो इस प्रकार 4 महीने तक अधिकतम किसी बिल को रोका जा सकता है। अगर 4 महीने में कोई डिसीजन नहीं आता है तो वो बिल ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाएगा। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा कि जब जो है वास्तविक प्रमुख ही इस अधिनियम पारित कर सकते हैं, यानी कि जैसे मतलब विधानसभा या विधानमंडल ही इस अधिनियम पारित कर सकता है और राज्यपाल की उसमें कोई भूमिका नहीं है, तो फिर राज्यपाल को क्यों बैठा रखा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस अपने निर्णय को लिया और कहा कि समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मंशा इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि किसी अधिनियम को अपन रोक के बैठे रहें। अगर इस तरीके का हाथ जो घटनाएं बाद में भी होंगी तो इनमें दखल दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सीमित दखल दे सकता है, पूरे तरीके से दखल नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। अनुच्छेद 200 में स्वीकृति दे सकता है, अपना निर्णय सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। स्वीकृति दे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, रोक कर रखे, यह राष्ट्रपति की शक्ति 201 में है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 213 की। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 में क्या है? अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश की पावर, अध्यादेश की शक्ति। किसकी शक्ति है? तो अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल की है। अध्यादेश क्या होता है इस बात को समझो पहले, कि जैसे मैंने बताया सत्र 3 होते हैं। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र 3 होते हैं। अब मान लो कि सत्र कोई सा भी नहीं चल रहा और कोई कानून बनाना जरूरी हो गया और राज्यपाल को यह लगे कि यार वास्तव में इस सब्जेक्ट पे तुरंत कानून बनना जरूरी है, तो राज्यपाल अपना एक आदेश निकालता है उस विषय से संबंधित। इस आदेश को ही अपना अध्यादेश कहते हैं और वो जब तक सत्र चालू नहीं होता है तब तक वो इस अधिनियम का जो प्रभाव होता है वही अध्यादेश का प्रभाव होता है, अर्थात विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित जो अधिनियम होता है उसी प्रकार अध्यादेश का भी पावर वही रहता है। तो ये 213 में है अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल की। अध्यादेश की शक्ति 213 में है। सत्र जो है विश्रांति काल बोलते हैं, जब सत्र नहीं चल रहा होता, विश्रांति काल में जब राज्यपाल द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है तो इसी को हम अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश का वही पावर होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी अधिनियम का होता है। लेकिन यहां यह बात इंपॉर्टेंट है कि अगर सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होने के 42 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था उसको 2 सदन है तो दोनों सदनों से और 1 सदन है तो 1 सदन से मंजूरी मिलनी आवश्यक है, नहीं तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा अध्यादेश। फिर से ध्यान रखना, अध्यादेश विश्रांति काल में लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। उसका क्या पावर होता है? अधिनियम के बराबर पावर होता है। उसको सत्र के प्रारंभ होने के कितने दिन के भीतर जो है पारित करवाना जरूरी है? तो 42 दिन के अंदर या 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करवाना जरूरी है। अगर नहीं पारित होता है तो फिर क्या है? वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि अध्यादेश मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल लेके आता है, खुद की मर्जी से नहीं लेके आता। लेकिन अध्यादेश को वापस राज्यपाल खुद की मर्जी से ले सकता है। यहां यह बात इंपॉर्टेंट है। तो अभी अनुच्छेद 174, 175, 176, 180, 192, 200 और अनुच्छेद 213 मैंने आपको ये पूरा डिटेल में तो पढ़ नहीं गए हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो है जितनी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको बता दी। पूरा अपन इनको फिर एक तरीके से पूरा इसलिए नहीं बोल रहा मैं कि अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213, 174 या अनुच्छेद वो हैं जिनको अपन बहुत एक एक क्लास एक को जो है एक अनुच्छेद को अपने को देनी पड़ेगी। ये भी डिटेल में भी देखेंगे एक दिन इन सबको। लेकिन ये जो है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं इन अनुच्छेदों के अंतर्गत तो मैंने आपको बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।